गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने साइंस की क्लास में वर्कशीट करेंगे और ये वर्कशीट आधारित होगी। हमारा जो लेसन था वो टॉपिक था हमारा कौन सा? सजीवों में अनुकूलन। सजीवों में अनुकूलन हमने इससे पहले पढ़ा था। तो आइए एक बार जल्दी से हम इस पूरे पाठ को दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे वर्कशीट। हमने क्या क्या सीखा था उसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले कि वह स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, वो स्थान उसका क्या कहलाता है? वास स्थान। अब आइए बच्चों देखते हैं कि जल में रहने वाले जीवों को क्या कहेंगे? जलीय जीव। और स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव। तथा जो जीव जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए जीवित रहने में सहायक होता है, वो उसका अनुकूलन कहलाता है। मछली के शरीर पर स्थित जलरोधी शल्क, जलक्लोम तथा धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के लिए अनुकूल होता है। इसी प्रकार ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। पक्षियों में अग्रपात का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायु कोश उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ये सारे जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा था सजीवों में अनुकूलन, उसके मुख्य बिंदु हैं। और अब आइए हम करते हैं अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले देखिए बच्चों कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको एक सही बताकर वही उत्तर लिखना है। सबसे पहला कि मेढक रहता है स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह पर, या फिर वायु में। तो बच्चों हमें पता है कि मेढक उभयचर जीव है और ये जल तथा स्थल दोनों जगह रहता है। तो हमारा ये थर्ड वाला उत्तर सही हुआ। मछली सांस लेती है गिल्स के द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो बच्चों मछलियां हम जानते हैं किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। तो हमारा पहला उत्तर सही। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। ऊंट में क्या क्या संचित होता है उसके कुबड़ में? देखिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। तो ऊंट के कुबड़ में संचित होती है वसा। नागफनी का पौधा है जलीय, मरुस्थलीय, उपरिरोही या आरोही। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसका? मरुस्थलीय। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। तो आप बच्चों बताइए सही उत्तर होगा इसका सिंघाड़ा। आगे देखते बच्चों, खाली जगह भरनी है। इसमें रिक्त स्थान है, उसमें आपको सोच समझकर उत्तर को भरना है। सबसे पहला देखिए बच्चों, मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। मेढक पानी में किसके द्वारा श्वसन करता है? मेढक पानी में त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद है नागफनी। नागफनी एक वातावरण का पौधा है। नागफनी किस वातावरण में पौधा है बच्चों? आपने देखा है कि नागफनी की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है, यानी पानी की कमी होती है। तो ये मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा ये इसका उत्तर होगा बच्चों। इसके बाद देखिए अल्प विकसित जड़ें, जड़ें जिनकी विकसित ना हो तथा वायु मृदुतक हो पौधों में पाया जाता है। किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? जिनकी जड़ें जो है कम हो और जो वायु मृदुतक भी पाया जाता हो वहां पर, जिससे कि पौधा हल्का हो जाएगा जब उसमें वायु भर जाएगी। तो किसमें होता है बच्चों? ये जलीय पौधे, जलीय पौधों में पाया जाता है। आलू एक भूमिगत है। आलू भूमिगत तना होता है बच्चों। क्या होता है? तना। पक्षियों की हड्डियां होती हैं। पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है बच्चों? खोखली। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। अब देखिए बच्चों, आपको सही गलत का निशान लगाना है। जो कथन आपको सही लगता हो उस पर आप टिक का निशान लगाएंगे और जो कथन आपको गलत लगता हो उस पर आप गलत का निशान लगाएंगे। सबसे पहला है बच्चों, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर होते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे कोमल, मरुस्थल के में जो पाए जाने वाले पौधे तो बच्चों जो है कमजोर तने वाले और कोमल नहीं होते हैं। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा क्रॉस। पक्षियों की खोखली हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। बिल्कुल सही बात है और ये हमारा उत्तर है सही।
मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। मरुद्भिद पौधों में तो पानी की कमी होती है, जड़ें गहरे तक जाती है, इसलिए ये हमारा उत्तर यहाँ पर गलत है। इसके बाद देखिए, शरीर पर घने तथा लंबे बाल, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूल रहने में सहायक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सही गलत हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मिलान है बच्चों, मिलाएंगे कि कौन सा किसके सामने जो है सही है उसका उत्तर। हम बच्चों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है वायु कोश। वायु कोश किसमें पाए जाते हैं? इधर हमारे पास स्तंभ खा में देखिए दिया हुआ, हम जानते हैं। और ये शल्क है, ये मेढक है, उभयचर है, और ये उभयचर्म है, और ये चिड़िया। तो बच्चों वायु कोश, वायु कोश किसमें पाए जाएंगे? मछली में नहीं। पाद जाल ना। पक्षी में या पंख में या जलकुंभी में। तो वायु कोश जो पाए जाते हैं वो पक्षियों में पाए जाते हैं। इसे मिला देते हैं बच्चों। शल्क बच्चों हम जानते हैं किसमें पाया जाता है? पानी में रहने वाले जंतुओं में, यानी कि मछली में पाया जाता है। मेढक, मेढक पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो ऐसी कौन सी विशेषता है? उसके अंदर पाद जाल पाए जाते हैं, जिसके कारण वो पानी में रह सकता है, उससे तैरता है। उपचर्म, उपचर्म जो होता है, हम बताया था बच्चों कि वो पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर, पर्णतों पर पाया जाता है, ताकि वो खराब ना हो। चिड़िया, चिड़िया में क्या बच्चे पाया जाएगा? एक आखिरी बचा हुआ है। आगे देखिए बच्चों, किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम बताओ। इसमें बच्चों बत्तख और मेढक, ये दोनों उभयचर जंतु हैं। प्रश्न छठा देखिए बच्चों, जलीय अनुकूलन में पख की भूमिका तैरने में सहायक होता है। प्रश्न 7 देखिए बच्चों कि मदार किस वातावरण में उगता है? मदार जो है वो मरुस्थल में उगता है। अब अगला प्रश्न आता है बच्चों कि वास स्थान किसे कहते हैं? वो स्थान जहां पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, जनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, वो उसका वास स्थान कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 9 है बच्चों कि उभयचर जीव किसे कहते हैं? उभयचर हम लोग जानते हैं जो जीव जल में भी रह सके और थल में भी, तो यही उसका उत्तर है कि जो जीव जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि अनुकूलन किसे कहते हैं? आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी जो लक्षण होते हैं, ऐसे परिवर्तन जीवों को विशेष वातावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, यही अनुकूलन कहलाता है। जैसे मछली होती है पानी में रहने के लिए अनुकूलित है, ऊंट है वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है, ये अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद बच्चों, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? मतलब ऊंट में ऐसा कौन सा आकृति, रंग रूप, क्या चीज का परिवर्तन हो जाता है कि वो मरुस्थल में रह सकता है? ये देखिए बच्चों, ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित है, यानी इन लिए लक्षणों के कारण वो उसमें रह सकता है। अब देखिए बच्चों कि पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? पक्षियों में अग्रपादों का पंख में रूपांतरण हो जाना, खोखली हड्डियां, वायु कोश, ये सब चीजें उसे उड़ने में सहायक होती हैं, क्योंकि पंख भी उड़ने में सहायक हैं, हड्डियां खोखली होती है तो शरीर हल्का हो जाता है और वायु कोशों में हवा भर जाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? वही बच्चों कि अग्रपाद का रूपांतरण में हो, पंखों का रूपांतरण, खोखली हड्डियां और वायु कोश उड़ने में सहायक होते हैं। इसके बाद बच्चों आगे आता है जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखो। जलीय जीवों में अनुकूलन निम्न होते हैं। सबसे पहला देखिए, इनके शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। जलरोधी शल्क होते हैं जिसके कारण इनकी त्वचा या इनके शरीर को नुकसान नहीं होता है। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है। तैरने के लिए इनके शरीर धारा रेखी तथा चपटे पख वाला होता है। गर्दन का भाव होता है, गर्दन नहीं होती है, जिसके कारण प्रत्येक दिशा में वो देख सकते हैं। और आंखों पर निमेशक पटल होती है,
जिसके द्वारा इस निमेशक पटल की जो झिल्ली है, जिसके द्वारा वो आंखों पर छा जाती है तैरते समय और आंख में पानी नहीं जाता है। इस प्रकार ये जलीय जीवों के लिए अनुकूलन है बच्चों। और इसी के साथ आपका ये अभ्यास भी खत्म होता है और ये सारा काम आप कॉपी पे करके याद करेंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे चैनल पर, या आप खुद विद्यालय आकर भी पूछ सकते हैं। थैंक्स।